एक बार की बात है, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक रात चारों दोस्त जंगल के रास्ते गांव में आ रहे होते हैं। तभी राजू को मजाक सूझता है और वो बाकी तीनों को भूतों की कहानियां सुनाने लगता है, जिसे सुनकर दिनेश बोलता है, ए राजू, बस कर यार, और कहानियां मत सुना, मुझे डर लग रहा है। दिनेश, मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। सही कह रहे हो पंकज भाई, ये दिनेश तो सचमुच लड़कियों की तरह घबराता है। बहुत हंसी आ रही है, हाँ? किसी दिन असली का भूत मिल गया ना, तब देखेंगे कौन कितना बहादुर है। ओहो दिनेश, तू भी ना बुरा मान जाता है। अरे हम सब तो मजाक कर रहे हैं, अब चल घर चलें। ऐसा कहकर चारों गांव की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें रोड के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखता है। अरे दोस्तों, वो देखो, सड़क के किनारे क्या पड़ा हुआ है, बहुत जोर से चमक रहा है, जैसे कोई हीरा हो। चारों दोस्त उस चमकती चीज के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक दुल्हन का कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसमें उसने हीरे के कंगन और गहने पहने होते हैं। ये देखकर चारों डर जाते हैं। ये तो किसी दुल्हन का कटा हुआ हाथ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम भी ना दिनेश, जरा सी बात पर डर जाते हो। ये कटा हुआ हाथ है, कोई चुड़ैल नहीं है जो तुम्हें पकड़ लेगी। देखो इस हाथ में कितने गहने हैं, ये तो अमीर बनने का मौका है। सही कह रहे हो राजू, मैं तो कहता हूँ इन हीरे के कंगन और बाकी आभूषणों को उठा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर राजू, रमेश और पंकज मिलकर हाथ से सारे गहने उतार लेते हैं और हाथ को वहीं फेंक देते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन दिनेश को ये सब ठीक नहीं लगता और वो उस हाथ को वहीं गड्ढा खोद कर दबा देता है। फिर चारों अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह चारों दिनेश के घर इकट्ठा होते हैं। अरे भाइयों, क्यों ना कल के आभूषणों को बांट ले? हर एक के हिस्से में बढ़िया पैसा आएगा। लेकिन दिनेश गहने लेने से मना कर देता है। फिर तीनों आपस में गहने बांट लेते हैं। उसी रात जब राजू घर में सो रहा होता है, तभी उसी दुल्हन का कटा हुआ हाथ आता है और उसका गला दबाने लगता है। राजू हाथ को जोर से दूर फेंकता है। ये तो कटा हुआ हाथ है जिससे हमने गहने उतारे थे, लेकिन इसे तो दिनेश ने गाड़ दिया था। लेकिन वो हाथ दोबारा उड़ता हुआ आता है और राजू का गला दबाकर उसे मार डालता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है, जिसने दुल्हन के कपड़े पहने होते हैं और उसका एक हाथ कटा होता है। आज फिर एक शिकार गया। जब तक मैं इस श्राप से आजाद नहीं होगी, ऐसे ही लोगों को मारती रहूंगी। फिर चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन गांव वालों को राजू की लाश मिलती है। गांव वाले राजू की लाश को घेर कर खड़े होते हैं। तभी वहाँ उसके तीनों दोस्त आ जाते हैं और मिलकर उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात पंकज हाथों से उतारे कंगन देख रहा होता है। मजा आ गया, क्या मस्त गहने हैं, इनका तो बाजार में अच्छा पैसा मिल जाएगा। राजू के मरने की वजह से मैं इनको आज बेच नहीं पाया, लेकिन कल सुबह सबसे पहले इनको ही बेचूंगा। लेकिन तभी वही चुड़ैल का कटा हाथ खिड़की से उड़ता हुआ आता है और पंकज के सामने आकर गिर जाता है। ये तो वही हाथ है जिससे हमने गहने उतारे थे। लेकिन ये यहाँ कैसे? इसे तो दिनेश ने जमीन में दबा दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? इससे पहले कि पंकज कुछ करता, वहाँ वही चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची आदमी, ये मेरा हाथ है और इससे गहने उतार कर तूने अपनी मौत को बुला लिया है। ना तू मेरे गहने उतारता और ना ही तू मरता। फिर चुड़ैल के इशारा करते ही उसका कटा हुआ हाथ जमीन से उठता है और पंकज का गला दबाने लगता है और थोड़ी देर में ही पंकज को मार डालता है। उसके बाद चुड़ैल और उसका हाथ दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह दिनेश पंकज के घर आता है और पंकज की लाश को देखता है। पंकज को भी मार डाला, लगता है ये सब वही हाथ कर रहा है। तब तक वहाँ रमेश भी आ जाता है और पंकज से बोलता है, क्या बात कर रहा है दिनेश? डरा मत यार, गहने तो मैंने भी लिए थे। तो फिर तू भी मरेगा, वो शैतानी हाथ हम दोनों को मार डालेगा।
मुझे ऐसे मत डरा मेरे भाई, कुछ करो नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। फिर पंकज का अंतिम संस्कार करने के बाद दिनेश और रमेश हाथ से उतारे सारे गहने लेकर जंगल पहुंचते हैं और उस जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने हाथ को दबा दिया था। काफी देर खोदने के बाद भी उन्हें हाथ नहीं मिलता। दिनेश भाई, वो हाथ तो इस जगह है ही नहीं जहां हमने उसे दबाया था। लगता है वो हाथ भूतिया था, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम डरो मत रमेश, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इन गहनों को हम यहीं जमीन में दबा देते हैं, शायद वो भूतिया हाथ भी हमारा पीछा ना करे। ऐसा कहकर दिनेश और रमेश गहनों को जमीन में गाड़ देते हैं और मन ही मन खुश हो जाते हैं। तुम तो सही में बहुत बहादुर हो दिनेश। अब उस भूतिया हाथ के गहने हमने वापस कर दिए, अब वो हमारा पीछा नहीं करेगा, है ना? लेकिन तभी वही हाथ उनके आगे आकर गिर जाता है। दिनेश, दिनेश, ये तो वही हाथ है। ये हाथ कहाँ से आ गया? अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। पागल मत बनो रमेश, भागो यहाँ से और अपनी जान बचाओ। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रमेश का पैर वो भूतिया हाथ पकड़ लेता है। छोड़ छोड़ मुझे भूतिया हाथ, जाने दे, छोड़ दे मुझे छोड़ दे। लेकिन रमेश वहाँ से नहीं भाग पाता। तुम चारों ने मेरे हाथ को उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब तुम दोनों अपनी मौत के बाद ही मुझसे आजाद हो पाओगे। फिर चुड़ैल का कटा हुआ हाथ रमेश को भी मार डालता है। उधर दिनेश भागते भागते गांव के अंदर पहुंचता है और गांव वालों को अपने और दोस्तों के साथ हुई सारी बात बताता है। फिर पंडित जी एक अघोरी बाबा को बुलाते हैं। अघोरी बाबा ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद बोलते हैं, गाँव वालों, ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक दुल्हन है जिसका उसके पति ने दहेज के लालच में बहुत ही बेदर्द तरीके से हाथ काट डाला और हाथ कटने की वजह से वो मर गई। अब ये इंसानों को मार रही है। पहले वो अपना गहनों से भरा हुआ कटा हुआ हाथ लोगों के रास्तों में गिराती है और जो कोई उसको या उसके गहने को छूता है उसे मार डालती है। मेरी जान बचाएं बाबा, मेरी जान बचाइए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि उस हाथ को मिट्टी में गाड़ दिया ताकि कोई जानवर उसे ना खा जाए। इसीलिए तो तुम अभी तक बचे हुए हो, क्योंकि तुमने गहनों का लालच नहीं किया। वो चुड़ैल तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करेगी। चुड़ैल के साथ शादी? नहीं नहीं, इससे अच्छा तो वो मुझे मार ही डाले। आप मुझे बचाइए बाबा। तुम चिंता ना करो बेटा, आज रात मैं उस चुड़ैल से इस गाँव और तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। फिर अघोरी की योजना अनुसार गांव वाले और दिनेश रात में उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने चुड़ैल के हाथ को दबाया था। अघोरी और गांव वाले पास में छिप जाते हैं। वहां चुड़ैल दुल्हन के कपड़ों में आती है। दिनेश, अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ आ गए। अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा और शैतान बनना होगा। फिर हम दोनों अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। ये गलत है चुड़ैल, एक इंसान और चुड़ैल की शादी नहीं हो सकती। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे और गांव वालों को छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल और उसका कटा हुआ हाथ दिनेश की तरफ बढ़ते हैं। तभी गांव वाले और अघोरी बाहर निकल जाते हैं। चुड़ैल, तूने अपने बदले और लालच के चक्कर में कई बेगुनाहों की जान ले ली। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तू तांत्रिक इस लड़के को मुझसे आज ये मेरे साथ ही जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश की तरफ फिर से बढ़ने लगती है, लेकिन गांव वाले डंडे और लाठी से चुड़ैल को मारने लगते हैं। चुड़ैल का हाथ दिनेश की गर्दन दबाने लगता है। अघोरी जी बचाओ, मुझे ये हाथ मुझे मार रहा है। तभी अघोरी हाथ के ऊपर भभूत छिड़कते हैं। चुड़ैल का हाथ जलने लगता है। फिर अघोरी जी चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर देते हैं। इस चुड़ैल को हम मार नहीं सकते। गाँव वालों, जाओ और इसे जंगल में पेड़ के नीचे दफना दो।
फिर गांव वाले और दिनेश बोतल में कैद चुड़ैल को एक पेड़ के नीचे दफनाकर वापस गांव चले जाते हैं। एक गांव था झुरमुट। उस गांव के बाहर एक कुआं था। गांव के लोग उस कुएं से पानी तो क्या, कभी उसके आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस कुएं में भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात को उस कुएं से भूतों की एक बारात बाहर निकलती है, गाजे बाजे के साथ। उस बारात में एक दूल्हा जो घोड़े पर सवार होता है, वो भी भूत होता है। वो बारात गांव में आती है और एक जवान लड़की को ले जाती है। आज फिर ये मनहूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में जवान बेटी है, कैसे उसकी रक्षा करूं? डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। आज हम में से कोई नहीं सोएगा। तभी सुखदेव की बेटी विमला बोलती है, बापू, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, हमारे होते हुए तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। पूरा गांव अपने अपने घरों में छिपकर बैठा था। तभी ढोल और शहनाई की आवाज आने लगी। वो आवाज उसी बारात की थी जो कुएं से निकलकर सीधा गांव की तरफ आ रही थी। गाँव वालों, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? और मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ती मुझे। भूतों की बारात गांव में आ चुकी थी। इमली अपनी बेटी को एक कोने में छिपाकर बैठी थी। तभी भूत अपने घोड़े से नीचे उतरता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम लोग मेरी दुल्हन को मेरे साथ विदा करते हो या मैं खुद उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में सन्नाटा था, किसी की कोई आवाज नहीं। तभी भूत किशनलाल के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। वो तो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है। मुझसे झूठ बोलता है तू। कल ही तू अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव लड़का देख कर आया है। मुझे सब पता है, सब पता है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारे जैसे भूत के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, भूत को बहुत गुस्सा आता है। वो किशनलाल और सुमन की अपने दोनों हाथों से गर्दन तोड़ देता है और वो दोनों तभी दम तोड़ देते हैं। पुष्पा अंदर कमरे में छिपकर बैठी थी। माँ, पिताजी, तुमने मेरे माँ पिताजी को मार दिया। छोड़ मुझे अपनी माँ के पास जाने दे। पर भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर वापस कुएं में ले जाता है। सुबह होते ही इमली और उसके परिवार की सांस में सांस आती है। कल रात हमारी बेटी तो बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। पर कब तक हम अपनी बेटी की रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। गांव वाले मिलकर किशनलाल और सुमन का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर सबकी जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बात थी। अरे भाइयों, ये सब कब तक चलेगा? हाँ? वो भूत इस गांव में घुस जाते हैं और हमारी ही आंखों के सामने हमारी बेटी को उठाकर ले जाते हैं। किशनलाल की बेटी पुष्पा हमारी भी तो बेटी थी, हैं? बिल्कुल सही कहा। इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी जैसी है। उनकी रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। वो तो सही है, पर हम कब तक अपनी बेटियों को कुंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, उस भूत को पता चल जाता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है, उसकी उम्र अब शादी लायक हो गई है। मैं कैसे अपने कलेजे को उस भूत के हवाले कर दूं? हम सब मिलकर उस भूत का सामना करेंगे। हाँ,
अगले दिन पूरा गांव धर्मपाल की बेटी आशा की शादी की तैयारियों में लगा था। एक तरफ सजावट और दूसरी तरफ मिठाइयां बन। अब फेरों का समय था। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे। तभी अचानक कुएं से भूतों की बारात बाहर आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था, अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी धर्मपाल की पत्नी माया और बेटी चंचल भी आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिना तुम अपनी बेटी की शादी करने चले थे? जैसे ही भूत धर्मपाल पर अपनी तलवार से वार करता है, तभी भूत के सामने चंचल आ खड़ी होती है। मेरे बापू को कुछ मत करो, उन्हें मत मारो। अच्छा, छोड़ दूं? पर एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी और मेरे साथ मेरी दुल्हन बनकर चलोगी, तो मैं तुम्हारे माँ बापू को छोड़ दूंगा। नहीं बेटी, इस भूत की बातों में मत आना, उससे शादी मत करना। माँ, इस भूत के साथ शादी करने से तुम दोनों की जान बचती है, तो मैं जरूर इससे शादी करूंगी। भूत चंचल को अपने घोड़े पर बैठाता है और उसे बारात के साथ कुएं में ले जाता है। रुक जा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, ना जा उस भूत के साथ। किसी की हिम्मत नहीं होती भूत का सामना करने की, क्योंकि भूत अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी बारात थी और सभी खतरनाक भूत थे। ये ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, पर एक दिन उसकी उम्र भी शादी की होगी। क्या तब भी मैं ऐसा करता जो मैंने आज किया? गांव की बेटियों को हम यूं ही उस भूतिया बारात के हवाले करते आ रहे हैं, कहीं कल मेरी बेटी का नंबर ना हो। दूर खड़ी सुखदेव की बेटी विमला सबकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे अपने भैया समीर का ध्यान आता है, जो सालों से शहर में ही रह रहा था। हाँ, भैया ही मुझे उस भूत से जरूर बचाएंगे। अभी जाती हूँ मैं भैया को फोन करने। विमला तेजी से घर की तरफ भागे जा रही थी। घर पहुँचते ही विमला अपने भैया समीर को फोन करती है। फोन समीर ही उठाता है। भैया, मुझे बचा लो, मुझे भूत से शादी नहीं करनी। छोटी, चुप हो जा। और तू ये क्या बोले जा रही है? कौन भूत? किसकी शादी? विमला समीर को उस भूतिया बारात के बारे में सब बता देती है। ये सब क्या है? भला भूत की भी कोई बारात होती है? मैं सच बोल रही हूँ भैया। छोटी, अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं अगली ट्रेन पकड़कर सीधा गांव आ रहा हूँ। मैं भी तो देखूं जरा उस भूत को। समीर तुरंत ट्रेन पकड़कर शाम तक गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही समीर गांव वालों पर बहुत गुस्सा करता है। तुम सब कितने कायर हो? अपनी ही बेटी को उस भूत के हवाले कैसे कर सकते हो? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब सच बोल रहे हो। क्या मुझे कोई पूरी बात बताएगा? हमने कभी तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू परेशान न हो वहाँ। मैं बताता हूँ अब। कई साल पहले इस गांव में दूसरे गांव से बारात आ रही थी, नाचते गाते हुए। सभी बहुत खुश थे, पर अचानक रास्ते में कुछ लुटेरों ने बारात को रोक लिया और उन्हें लूटने लगे। उनके सभी कीमती गहने और सभी पैसा उन लुटेरों ने ले लिया था। बारात के साथ जो दूल्हा था, उसने उन लुटेरों से बहुत विनती की कि उन्हें जाने दें, छोड़ दें, पर लुटेरे मार पीट पर उतर आए। अच्छा, तो ये बात है। मुझे एक तरकीब सूझी है। तुम सबको मेरा साथ देना होगा। उस मंडप में दुल्हन की जगह मैं बैठ जाऊंगा, दुल्हन का जोड़ा पहनकर। वो भूत मुझे दुल्हन समझकर अपने साथ उठा कर ले जाएंगे। मेरा उस कुएं में जाना बहुत जरूरी है। समीर ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में वहाँ भूतिया बारात पहुँच गई। भूत अपनी दुल्हन को उठाकर अपने घोड़े पर बैठा लेता है, फिर बारात कुएं में चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर समीर के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ कंकाल पड़े थे। वो कंकाल उन सभी बारातियों के थे जो अब मरकर भूत बन गए थे। तभी समीर अपने से दुल्हन का जोड़ा अलग कर देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। दुल्हन की जगह इस लड़के को भेजो। तभी समीर अपनी जेब से माचिस निकालता है और उन सभी कंकालों में आग लगा देता है। सभी कंकाल जलते ही
पूरी बारात दूल्हे समेत गायब हो जाती है।